कॉपर सल्फेट के जली विलयन में अगर आप एक जिंक धातु की छड़ को डुबा देते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जली विलयन जो कि नीले रंग का था वो धीरे धीरे रंगहीन हो जाता है। इसका क्या कारण है समझते हैं। जब जिंक धातु को आपने कॉपर सल्फेट के जली विलयन में डाला तो यहाँ एक अभिक्रिया होती है जिससे कि जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और ZnSO4 का निर्माण कर लेता है। यह नीले रंग का होता है और ZnSO4 जो है वह रंगहीन होता है। इसलिए थोड़े समय बाद यह जो विलयन है यह नीले रंग से रंगहीन हो जाता है। अब इस अभिक्रिया को हम आयनिक रूप में लिखते हैं। Zn तो ठोस अवस्था में है, कॉपर सल्फेट का जली विलयन है, मतलब यहाँ पर कॉपर आयन और सल्फेट आयन उपस्थित होंगे इस विलयन में। ZnSO4 के जली विलयन में जिंक आयन उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ सल्फेट आयन उपस्थित होंगे और उत्पाद के साइड में कॉपर ठोस अवस्था। अब आप देखिए सल्फेट दोनों तरफ है, इसे हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो जो कुल अभिक्रिया बनी वो कुछ इस तरह से बनी। जिंक ठोस अवस्था में, कॉपर आयन जलीय माध्यम में, Zn2 पॉजिटिव जलीय माध्यम में और कॉपर सॉलिड, यह कुल अभिक्रिया बनी। इसमें आप देखें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, इसको हम अलग से लिखें, अगर इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर लिखें, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ Zn2 पॉजिटिव में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं और कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ, यह कॉपर में परिवर्तित हुआ कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। इस कारण से ही यह पूरी अभिक्रिया हो रही है। अब अगर हम किसी तरह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी तार में, वायर में प्रवाहित कर दें तो हमें विद्युत धारा मिल जाएगी। और इसलिए हम एक सेटअप तैयार करेंगे, एक इस तरह से इस बीकर को व्यवस्थित करेंगे कि जिसमें हम वायर में इन इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित कर दें, तो जिससे हमें विद्युत धारा मिलेगी और उस विद्युत धारा को हम बल्ब को जलाने में या किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए यहाँ पर एक बीकर में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन लिया और उसमें जिंक की धातु को डुबा दिया। दूसरे बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और इसमें कॉपर की रॉड को डुबा दिया है। तो ये जो धातु की रॉड है इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया है, कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। अब जब आप जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को डुबाते हैं तो यहाँ पर जिंक जो है वह Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलते हैं और यह इलेक्ट्रॉन इस तार में प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तार में प्रवाहित होकर के इस तरफ आएंगे, वो क्योंकि यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का विलयन है तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन उपस्थित होंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में कॉपर आयन आता है तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और यह कॉपर यहाँ पर इस कॉपर की छड़ के ऊपर ही जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरफ यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव का अपचयन हो रहा है और यहाँ अगर हम देखें तो
जिंक की छड़ से जिंक Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ हम इसे ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। वो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहा करते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहा करते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो है वो एनोड की भांति कार्य कर रहा है और कॉपर जो है वो कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। अब जैसे जैसे अभिक्रिया चलेगी, यहाँ पर इस बीकर में Zn2 पॉजिटिव की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ से जिंक जो है वो ऑक्सीकृत होकर के Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित होता जा रहा है। इसी तरह से इस बीकर में या इस भाग में अगर हम देखें तो शुरुआत में जितने कॉपर के आयन थे उतने ही आपके पास सल्फेट के आयन थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से कॉपर के आयन कैथोड पर जाकर के जमा होने लग जाएंगे अपचयित होकर के। तो इस बीकर में कॉपर की तुलना में सल्फेट की जो मात्रा रहेगी वो बढ़ती जाएगी। तो पहले विलयन उदासीन था, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है और इस तरफ के बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगा है। अब इस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ प्रवाहित हो रहे थे एनोड से कैथोड की ओर, अब इलेक्ट्रॉन ये जिंक आयनों से ज्यादा आकर्षित रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कैथोड की तरफ नहीं जा पाएंगे। या इस तरफ अगर हम देखें तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि कैथोड के पास जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव को बहुत सारे सल्फेट अपनी तरफ आकर्षित करके रखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव को कैथोड पर जाकर के अपचयित नहीं होने देंगे। तो यह प्रक्रम अत्यंत धीमा हो जाएगा। इस प्रक्रम को चलाए रखने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती रहे, इसके लिए हमने यहाँ पर इन दोनों बीकर को कनेक्ट किया है एक ग्लास ट्यूब से, जिसे हम लवण सेतु कहा करते हैं। इन दोनों लवण के विलयन को कनेक्ट करने वाली यह जो ग्लास ट्यूब है इसे हमने लवण सेतु बोला है। इसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट रखा है। तो आप देखें, जैसे यहाँ पर इस बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो इसे उदासीन करने के लिए यहाँ से सल्फेट आयन इस तरफ आएगा और जो Zn2 पॉजिटिव आधिक्य में हो गए हैं उसे उदासीन करेगा। इसी तरह इस तरफ बीकर में जो सल्फेट आधिक्य में हो गए हैं उसे उदासीन करने के लिए सोडियम आयन इस तरफ आएगा और इसको उदासीन करेगा, ताकि यह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहे। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें, अभिकारक में अभिकारक और उत्पाद में उत्पाद, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे और अभिकारकों की साइड आपको मिलेगा ठोस अवस्था में जिंक, कॉपर 2 पॉजिटिव जलीय अवस्था में, उत्पाद में आपको मिलेगा Zn2 पॉजिटिव और कॉपर ठोस अवस्था में। तो आप ध्यान से देखें, यह वही अभिक्रिया है जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी जब हमने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छड़ को डुबाया था। यही सेम अभिक्रिया यहाँ पर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हो रही है, लेकिन यहाँ हमारे पास फायदा यह है, अभिक्रिया को इस तरह से कराने का फायदा यह हुआ कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इस वायर में प्रवाहित करा दिया और इस तार में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने से हमें यहाँ पर विद्युत धारा मिल गई। अब अगर इस तार में आप यहाँ पर कुछ भी जैसे बल्ब वगैरह कनेक्ट कर देंगे तो यह बल्ब जलने लगेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो स्वतः अभिक्रिया हो रही थी, जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन, यह जो स्वतः रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, इसकी मदद से हमने वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर दी। तो यह जो अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट की मदद से हमने रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया, इस अरेंजमेंट को ही बोला जाता है गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो एक बार संक्षिप्त में जो हमने पढ़ा उसे हम डिस्कस करते हैं। गैल्वेनिक सेल स्वतः रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया व कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। जिसका अपचयन विभव ज्यादा है या विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, उसका
कैथोड बनाया जाता है, जिसका अपचयन विभव कम है या विद्युत ऋणात्मकता कम है, उसका एनोड बनाया जाता है।